NRV, net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. कहता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से लेस कीजिए क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल. अभी हम दो चीज एक साथ नहीं बोलेंगे बच्चों, एक चीज, और हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल. बस इतना, पहले इतनी बात सीख लेंगे, तब आपको जो दूसरी चीज एक और लेस हो रही है उसकी बात करेंगे. क्या बोला यहां पे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, सेल करने के लिए खर्चा, मतलब सेलिंग एक्सपेंस. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस घटा देना है, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है, ये है सेलिंग एक्सपेंस. आइए पहले इतनी बात हम सीख जाए अच्छे से, फिर हम आपको एक चीज और जो लिख रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वो भी सिखा देंगे. ओनली अंडर टू सर्कमस्टांसेस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल सरपास इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू. कह रहा है कॉस्ट एनआरवी से सरपास कर जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी. ये कब हो जाएगा, जब आपके दिन खराब चल रहे हो, तभी तो ज्यादा होगी. ठीक है, देखो क्या लिखा है, द गुड्स आर डैमेज्ड, दिन खराब ही तो हैं, गुड्स डैमेज हो गए, खराब हो गए. तो अब खराब हो गए तो फिर उतने का तो बिकेंगे नहीं जितनी मेरी कॉस्ट थी. द गुड्स आर डैमेज्ड और ऑब्सोलीट और नॉट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तब जाके एनआरवी की जरूरत पड़ती है. द कॉस्ट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैज गॉन अप बाई ग्रेटर डिग्री. पता है, माल बनाने के लिए जो कॉस्ट लगनी चाहिए वो मेरी बहुत ज्यादा लग गई इस बार, ये हो सकता है. और या फिर कह रहा है गुड्स डेटोरिएट कर गया, खराब हो गया था, इसलिए कॉस्ट क्या है, ज्यादा दिख रही है, एनआरवी कम दिख रही है. बोथ द अबव केसेस वी डोंट एक्सपेक्ट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. और ये सब नॉर्मली नहीं होता है, यानी बताना चाह रहा है कि नॉर्मली जो वैल्यूएशन होती है इन्वेंट्री की वो किस पे होती है, कॉस्ट. बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वैल्यूएशन किस पे हो जाए, एनआरवी पे. Hence, whenever it is found that the goods are valued at NRV, care should be taken to study the existing market position for the relevant product. तो जब भी आप एनआरवी पे वैल्यूएशन कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक मार्केट की स्टडी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद एनआरवी पे वैल्यूएशन कीजिएगा. ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है. कह रहा है नॉर्मली मार्केट में एनआरवी पे वैल्यूएशन नहीं हो रही है, वो किस पे हो रही है, कॉस्ट पे ही, क्योंकि लोअर कॉस्ट ही होता है. तो जब कभी भी एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी आप एनआरवी पे वैल्यूएशन कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट होके करिएगा, मार्केट सर्कमस्टांसेस को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद एनआरवी पे वैल्यूएशन कीजिएगा. ये पोस्ट क्वालिफिकेशन बात कर रहा है. जब आप क्वालिफाई कर लेंगे और किसी कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय आप विशेष ध्यान दीजिएगा एनआरवी पे वैल्यू करते समय, इस बात के लिए आपको सचेत कर रहा है. एक बात रह गई है, कौन सी बात रह गई है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे. अभी हम लोग पूरी स्टडी कर लेंगे सेल वैल्यू माइनस क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस, इसी को एनआरवी कहते हैं. अभी इतनी बात कर लेते हैं. वो बहुत एक्सेप्शनल बात है, वो हमेशा यूज नहीं होता है, वो एक सर्कमस्टांसेस है जहां पे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन की बात आती है, बहुत रेयर केस है. ठीक है, पहले उस रेयर केस को समझने के लिए जनरल केस को समझ लें, मार्केट में नॉर्मली क्या होता है. ठीक है, फिर वहां पे पहुंचेंगे. और हो सकता है आज की क्लास में हम वहां पहुंचे भी ना, ये भी पॉसिबल है कि आज की क्लास में हम वहां ना पहुंचे. ठीक है, तो बात ये आएगा कि सर क्या आपको अगली क्लास में याद रहेगा कि एक बात आप मिस करते हुए आगे बढ़े थे. हाँ, पक्का याद रहेगा, भूल के भी नहीं भूलेंगे. अगली क्लास में आपको वापस वहां पे लाएंगे और वो बात समझाएंगे. ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसमें हम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को कंसीडर करने वाले हैं. देखिए, एनआरवी ऑफ द गुड्स आर एस्टिमेटेड ऑन आइटम टू आइटम बेसिस एंड ओनली आइटम ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक आर ग्रुप्ड टुगेदर. क्या कह रहा है, मेरे पास 5 आइटम है. आइटम क्या क्या है मेरे पास, ए बी सी डी ई, ये सब आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज. ठीक है, इसकी कॉस्ट और इसकी एनआरवी. कॉस्ट है 25, 30, 28, 26,
40, जोड़ लगाइए। बोलिए। 149। आप तो टोटल भी करते हो ना तो इतना घबरा के करते हो कि निश्चित गलत कर दियोगे, ऐसा लगता है। हम टोटल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टोटल नहीं कर सकते, हम तुरंत कर सकते हैं देख के, लेकिन हम कुछ देर का ब्रेक लेते हैं अपने लिए, ठीक है, कि चलो तब तक बच्चे जोड़ रहे हैं तो आराम कर लेते हैं। एनआरवी, इन सब की एनआरवी क्या है? ज्यादातर केसेस में एनआरवी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। इसका तो नसीब ही खराब है, देखो 24, 27, 40, 45, 38। बोलिए। बोलो। 124, 174। कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे होगी? 149? बिल्कुल नहीं। यही सिखा रहा है यहां पे, कहता है कि एनआरवी ऑफ गुड्स आर एस्टिमेटेड ऑन आइटम टू आइटम बेसिस। आइटम टू आइटम बेसिस पे कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर देखना है, टोटल से टोटल नहीं देखना है कि आपकी दुकान में जितना माल था उसका कॉस्ट और टोटल माल की एनआरवी, ये नहीं, आइटम बाय आइटम। कॉस्ट एनआरवी का लोअर कितना? 24, यहां 27, यहां 28, यहां 26, यहां 38। अब जोड़ लगाइए। 123, 143, 143। यही 143 क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। समझ में आ गया सबको आइटम टू आइटम बेसिस का मतलब? कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर कैसे करेंगे? टोटल करके सारे माल का? नहीं, एक एक आइटम का अलग अलग। अब हम लोग समझते हैं कि ये आइटम का मतलब क्या है। जैसे ए मान लीजिए पेन है, तो बी पेंसिल है, सी स्केल है, डी कॉपी है। सर ये मतलब है आपका, या फिर इसका मतलब ये है कि ए का मतलब है रेनॉल्ड पेन, बी का मतलब है पार्कर पेन। आइटम का मतलब क्या? मतलब अगर एक स्टेशनरी की दुकान की वैल्यूएशन करनी है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, ठीक है, तो पेन भी तो उसके पास 50 तरीके का होगा। तो पेन एक आइटम है या फिर रेनॉल्ड पेन एक आइटम है, नटराज पेन एक आइटम है, पार्कर पेन एक आइटम है, सबका कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर अलग अलग। आइटम क्या है? अब जैसे पेंसिल की बात करें तो उसके पास अप्सरा की पेंसिल है, ठीक है, और उसके पास किसकी है? नटराज की पेंसिल है, और कौन सा? ग्लूम्स। पता नहीं कौन सी पेंसिल बोल रहा है। तो अगर पेंसिल मान लीजिए 10 तरीके की है तो 10 पेंसिल लिखेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, या पेंसिल लिख देंगे पेंसिल, सारे पेंसिल की कॉस्ट और सारे पेंसिल की एनआरवी विच एवर इज लोअर? क्या करना है? ये वाला सही है। पेन लेना है, पेंसिल लेना है, अब उसमें भी एक एक ब्रांड नहीं ले लेना है, ठीक है, आइटम का मतलब प्रोडक्ट है, अब उसमें ब्रांड मत घुसा दीजिएगा, ठीक है। यही चीज यहां कह रहा था, ओनली आइटम ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक आर ग्रुप टुगेदर। सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले पेन को पेन के साथ ग्रुप कर सकते हो, ठीक है, पेन को पेंसिल के साथ नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरा मन कर रहा है, लेकिन सुनिएगा बस, मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास 10 पेन कंपनी की पेन है, 10 का कॉस्ट एनआरवी अलग अलग दिखाएंगे, 20 पेंसिल है, 20 की अलग कॉस्ट एनआरवी दिखाएंगे, जितनी कंपनियों की। कर सकते हैं, हाँ, आप चाहें तो आइटम्स को ग्रुप कर सकते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले, ठीक है, आप में ताकत है तो दिखा दीजिए दुनिया को एक एक आइटम की कॉस्ट एनआरवी कर लीजिए।
क्लियर सबको? अब एग्जाम में इतनी बात नहीं करेगा आपसे, ठीक है, कि पेन बोल रहा है तो पेन अब 20 वैरायटी की बोल रहा है, वो सीधे पेन पेंसिल ऐसे ही बोलेगा भी, ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर अलग अलग कर दीजिएगा। व्हाइल एस्टिमेटिंग द एनआरवी the purpose of holding the inventory should also be taken into consideration। बड़ी सुंदर बात, वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है, एनआरवी की बात हो रही है। कह रहा है एनआरवी देखते समय आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो इन्वेंट्री जो क्लोजिंग में रखी है वो किस लिए रखी है। क्या मतलब है इसका? मेरे पास क्लोजिंग में 50 यूनिट है, ठीक है, इसकी वैल्यूएशन किस पे होती है? किस पे होती है वैल्यूएशन? कॉस्ट और एनआरवी का लोअर, इसी पे होगी। इसकी कॉस्ट तो है 20 रुपया। अब बात करते हैं एनआरवी क्या है। तो कहता है एनआरवी निकालते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वो 50 यूनिट जो क्लोजिंग में पड़ी है वो क्यों पड़ी है। क्यों पड़ी है का मतलब, क्या आप उसे ओपन मार्केट में बेच देंगे या फिर किसी का ऑर्डर आपको मिला हुआ था वो माल पड़ा है आपके पास। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने ऑर्डर दिया था 40 पीस का, वही माल बनाए हो आप 50 पीस बना रखे हो, आपके पास 50 पीस पड़ा है, लेकिन 40 पीस किसी का ऑर्डर फुलफिल करना इसलिए पड़ा है। अगर आपको किसी का ऑर्डर फुलफिल करना है तो एनआरवी का मतलब होता है जितने में आप उसको दोगे, क्योंकि ये तो पहले से फिक्स हो रखा है। उस कस्टमर ने कहा था हम 24 रुपए में लेंगे, एक कस्टमर है जिसने 24 रुपए में आपको ऑलरेडी 40 पीस का ऑर्डर दे रखा था, तो 40 पीस की एनआरवी तो 24 रुपया है, और वो 10 पीस उसकी एनआरवी है जितने का आपको लगता है कि आप बेच लेंगे। आप बेच कितने का लेंगे? आपको लगता है 26 रुपया का, तो 10 पीस की एनआरवी 26 रुपया है, यानी कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। लेकिन उस 40 पीस की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नहीं है, उस 40 पीस की वो प्राइस है जिसपे आपने सौदा डन कर रखा है, क्योंकि वो तो 24 रुपए ही देगा। समझ में आ गई बात? For example, the net realizable value of the quantity of inventory held to satisfy firm sales or service contract is based on the contract price। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही क्या है? आपकी एनआरवी है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हो तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 40 रुपया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे देने पे भी, उसमें भी देने में 2 रुपए का खर्चा लगेगा, तो एनआरवी कितनी है? 40 माइनस 2 रुपया, जितना आएगा। हम 40 में बेचेंगे, ये सौदा डन है, लेकिन बेचेंगे जब तो फ्रेट भी तो लगेगा 2 रुपया का, तो एनआरवी कितनी है? 38 रुपया। ठीक है। If the sales contract are for less than the inventory quantity is held, अब बड़ी सुंदर सुंदर बात करेगा और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सब ऊपर से भागेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है इस 50 यूनिट में से पहला केस कहेगा मान लो 40 यूनिट ही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। फिर कहेगा 50 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट है पूरे का। फिर बदमाशी ये करेगा और बोलेगा 60 यूनिट का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब, मतलब माल क्लोजिंग में कितना है? 50 यूनिट, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का करके बैठे हैं? 60 यूनिट का। तब क्या होगा? If the sales contract are for less than the quantities of inventories held, the NRV of the excess inventory is based on general selling price। क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर 40 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कम का है, तो कह रहा है जो बैलेंस यूनिट बच गई उसकी एनआरवी क्या होगी? जनरल सेलिंग प्राइस। मतलब अगर 40 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इस केस में ये बोल रहा है कि 40 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा एनआरवी, और 10 का क्या होगा? 10 का क्या होगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। हाँ, अब ये मत बोलिएगा खर्चा घटाते हैं, वो हमको मालूम है,
खर्चा तो दोनों में से घटाएंगे ही जो लगेगा। Contingent losses on firm sales contract in excess of inventory quantities held and contingent losses on firm purchase contract are dealt with in accordance with the principle enunciated in AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date। ये लाइन तो नहीं समझ में आने वाली है, चलिए एग्जांपल से बात कर लेते हैं, फिर लाइन पढ़ेंगे तो शायद क्लियर हो जाए। देखिए कॉस्ट कितनी है, 20 रुपया। अब बताए हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया हुआ है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 17 रुपया का। ऐसा हो सकता है मेरा लागत आ रही है 20 रुपया, हम कॉन्ट्रैक्ट 17 रुपया करके बैठे हैं। अरे कॉन्ट्रैक्ट जब किए थे तो हमको लग रहा था 15 रुपए में माल तैयार हो जाएगा, अब 17 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में देख रहे हैं 20 रुपया लग गया। तो अब कर लिए तो देना है कि नहीं, 17 रुपए में देना ही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 17 रुपए में किए हैं, कितनी यूनिट का, 60 यूनिट का। क्लोजिंग स्टॉक मेरी 50 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट है, तो 50 यूनिट की वैल्यूएशन किस पे कर दीजिए, कॉस्ट 20 रुपया, एनआरवी 17 रुपया, किस पे हो जाएगी वैल्यूएशन, 17 रुपया पे। लेकिन 10 यूनिट अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन पता चल गया वो यूनिट बनाएंगे और 3 रुपया का लॉस होगा, उस पे भी तो 3 रुपया का लॉस होगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है उस 3 रुपया का 10 यूनिट पे जो लॉस होगा 30 रुपया, उसका प्रोविजन आज बना लो, ये कह रहा है। बच्चे मन के सच्चे, फिर से सुनेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। 50 यूनिट स्टॉक में पड़ी हुई है, 40 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 17 रुपए के रेट पे, तो 40 यूनिट की तो 17 रुपए एनआरवी है, लेकिन 10 यूनिट जो बच गई उसकी एनआरवी क्या है, जो जनरल मार्केट प्राइस है 25 रुपया, ठीक है। फिर अगर 50 की 50 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो पूरे 50 यूनिट का 17 रुपया एनआरवी है। अगर 60 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो, माल है 50 यूनिट, तब तो 50 यूनिट का तो 17 रुपया वैल्यू है, ये तो हमें कौन बताता है, AS2। लेकिन एक AS और है, ये रहा AS4, जो अब हम बोलने जा रहे हैं वो AS2 नहीं बोलता, क्योंकि वो तो इन्वेंट्री की वैल्यू बताता है, वो कह रहा है 50 यूनिट का 17 रुपया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट 60 यूनिट का है तो 10 यूनिट पे 3 रुपया का घाटा होने वाला है, ये बात आज पता चल गई है, और अकाउंट्स बनता है कंजर्वेटिज्म पे। दूर कहीं भी घाटा दिख रहा है तो क्या करो, चिपका लो उसे। तो एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये कंटिजेंसी है, इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट के बाद होगी, क्या 30 रुपए का घाटा, ठीक है। इसको भी अकाउंट फॉल कर लीजिए जैसा AS4 में लिखा हुआ है। बोलिए सबको बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। AS4 अब क्या करता है, AS4 आपको बताता है कि कब कब प्रोविजन बनाया जाता है, कब आप उसे कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह दिखाते हैं, ये सब बताता है। ही से सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, 31 मार्च के पहले हो गया है, तो जनरल सेलिंग प्राइस, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बाद में फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं तो 31 मार्च की पोजीशन देखेंगे। अब 31 मार्च के बाद क्या होता है इससे मतलब नहीं है। ये बड़ी सुंदर बात कह रहा है सर 30 मार्च को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं और फिर 2 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट वापस से कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा वाहियात मजाक करना मत, ठीक है। अब कैंसिल करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारा कहना है किसी और से किया फिर किसी और से किया ना, 31 मार्च के बाद। अच्छा नहीं, तो 31 मार्च को वैल्यूएशन हो चुकी है, वी हैव ऑलरेडी डन द वैल्यूएशन एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। अच्छा आपको ये भी बता दें, वैसे 31 मार्च की बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जांपल को इस तरीके से बोले कि 2 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब बैलेंस शीट बनाने पता है कब बैठे हैं, 5 अप्रैल को, तो क्या उस दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, तो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाएंगे, जनरल मार्केट प्राइस पे। बात समझ में आ रही है, बेसिकली आप जिस दिन वैल्यू कर रहे हो उस दिन देखेंगे हम,
आप जिस दिन वैल्यू कर रहे हो, हम 5 अप्रैल को देख रहे हैं, तो 5 अप्रैल को थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है, तो हमें दिख रहा है 25 रुपया मिल सकता है। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन पूछना अपने आप भूल जाओगे तुम लोग, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आंसर करते रह जाओगे। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 50, यूनिट प्रोड्यूस्ड 500, यूनिट सोल्ड 400, फर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर 60 यूनिट at the rate of 47, estimated selling price rupees 65, calculate value of closing inventory. This is not 65, this is 55. I am changing it. क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है? 100, ठीक है, इसमें से 60 तो क्या है फर्म कॉन्ट्रैक्ट में, और 40 क्या है अदर है। अब इस 60 यूनिट की कॉस्ट क्या है? 60 इंटू 50, और इसकी एनआरवी क्या है? 60 इंटू 47। अदर वाली कॉस्ट क्या है? 40 इंटू 50, एनआरवी क्या है?
40 इंटू 55, बताइए जरा कॉस्ट एनआरवी। कॉस्ट फर्म कॉन्ट्रैक्ट की, फर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली कॉस्ट कितनी है? 60 यूनिट, 3000। एनआरवी अब इधर बताइए, कॉस्ट 2000, एनआरवी 2200। कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, फर्म कॉन्ट्रैक्ट में कितना लोअर है? 2820। इधर से लोअर कितना है? 2000। वैल्यू कितनी हो जाएगी मिला के? 4820। ठीक है, क्या किसी बच्चे ने ऐसा किया कि कॉस्ट दोनों एक साथ ले लिया 3000 प्लस 2000, और एनआरवी ऐसे ले लिया 2820 प्लस 2200? बिल्कुल ले सकते हो। लिया है किसी ने? ऐसा किया? अगर आपने ऐसा किया है तो वहीं पे काट लीजिए, ये ऐसे नहीं होगा। कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली अलग चलेगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उसकी कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर अलग वैल्यू करेंगे उसे। अगर आपने एक साथ कर लिया होता ना, दोनों की मिला के कॉस्ट जोड़ दी होती तो 5000 कॉस्ट हो जाती, एनआरवी कितनी हो जाती? वो 5020 हो जाती। तो पता है कितना आ जाता आंसर? 5000। वो सही नहीं है, ये है सही। कितने लोगों ने यही आंसर किया? 4820। ठीक, अगर आपने ये आंसर किया तो बाई चांस आपसे ऐसा हो गया, बाई चांस ही हो गया, आपको थोड़ी ना पता था। आप चाहते तो एक बार में भी ऐड कर सकते थे कि नहीं, कॉस्ट और एनआरवी। The provision of cost and NRV whichever is less is applicable only to those goods which are ready for sale, that is finished goods. ये cost and NRV whichever is lower वाला पंगा किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ finished goods के लिए। Since raw material and WIP are not available for sale, they do not have any realizable value and therefore NRV can never be estimated. कह रहे रॉ मटेरियल WIP में NRV नहीं हो पाएगा, वो इसलिए क्योंकि उसको हम रियलाइज करते ही नहीं है कभी। For these goods, अब इनका क्या होगा? यहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है आपका वैल्यूएशन ऑफ WIP एंड रॉ मटेरियल। फॉर दीज गुड्स स्टेटमेंट सजेस्ट दैट दीज शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। AS2 कहता है इसकी वैल्यूएशन किस पे होगी? कॉस्ट पे। Only exception is the case when the net realizable value of the relevant finished goods is lower than the cost. In this case, the relevant raw material WIP should be written down to net realizable value. कहता है तो ऐसे में रॉ मटेरियल और WIP को राइट डाउन कर दीजिए टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? इन सच सर्कमस्टांसेस द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में बी द बेस्ट अवेलेबल मेजर ऑफ देयर एनआरवी। और एनआरवी का मतलब इनके लिए क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या कह रहा है सुन लीजिए, शॉर्ट में हम बोल रहे हैं ये सारी बात को। क्या पहले तो आपको सिखा दिया फिनिश गुड्स, ये किस पे वैल्यू होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है WIP और फिनिश गुड्स किस पे WIP और रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा? कह रहा है कॉस्ट पे। लेकिन कभी कभी हम लोग इसी WIP को और रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करेंगे? कह रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है आज जितने में हम खरीदेंगे। अब बेसिकली इसका मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं होता, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कॉस्ट विचएवर इज लोअर होता है। मतलब अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट नीचे है तभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करेंगे। कुछ केसेस में तो किस पे करेंगे? जल्दी बोलिए। कॉस्ट।
लेकिन कभी कभी हम कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे कर देंगे। कब करेंगे ये बात? वो तब करेंगे जब फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पे सेल होने लग जाए। रिपीट करते हैं अपनी बात, ध्यान दीजिए। फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 100 रुपया, एनआरवी है 80 रुपया। बताइए फिनिश गुड्स कितने पे वैल्यू होगा? बोलिए बोलिए, कितने पे होगा? 80 रुपया पे। क्यों घबराते हो? बोलो ना ताओ से, 80 रुपए पे इसकी वैल्यूएशन होगी, 80 रुपए पे। फिनिश गुड्स यहां पे अपनी कॉस्ट से कम पे बिकने लग गया है। जब ऐसा होगा कि फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम पे बिकने लग जाएगा, तो पता है हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। अब यहां पे ये लगेगा, WIP और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन पता है किस पे होगी? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर कॉस्ट 100 है, एनआरवी 180 है, तो वैल्यूएशन किस पे होगा? कॉस्ट पे 100 रुपया। अगर वैल्यूएशन 100 रुपए पे हुआ, यानी कि कॉस्ट पे होगा, तो WIP और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन भी किस पे होगी? कॉस्ट पे ही होगी। अब याद रखने का तरीका, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हुआ, तो रॉ मटेरियल WIP किस पे होगा? कसम से कॉस्ट पे, द पक्का वाला कॉस्ट। लेकिन अगर फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू हो गया? कॉस्ट से कम पे, यानी एनआरवी पे, तो रॉ मटेरियल किस पे कम हो वैल्यू होगा? तो ये मत करिएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। द कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे। रिपीट करते हैं, फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हुआ तो रॉ मटेरियल WIP कॉस्ट पे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे वैल्यू हो गया, तो रॉ मटेरियल WIP रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे नहीं, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे। और पता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ये क्या बोल रहा है? एनआरवी बोलता है ये स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कहता है कि उसकी एनआरवी होती नहीं है रॉ मटेरियल WIP की, तो हम एनआरवी का मतलब यहां पे क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एनआरवी बोल देते हैं। ठीक है, फिन कॉस्ट और एनआरवी हम बताने जा रहे हैं। फिनिश गुड्स की कॉस्ट 100 रुपए, एनआरवी 80 रुपए, WIP कॉस्ट 60 रुपए, एनआरवी 50 रुपए, रॉ मटेरियल कॉस्ट 10 रुपए, एनआरवी 12 रुपए। जब भी एनआरवी वर्ड यूज होगा WIP और रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में, तो आप एनआरवी का मतलब क्या समझेंगे? जल्दी बताइए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, इसलिए इनकी एनआरवी का मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही होता है। एंड व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? आज अगर खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल बेचना नहीं ना है, तो हम कहते हैं आज जितने का खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा। WIP बेचना थोड़ी ना है, बेचना तो फिनिश गुड्स है, तो हम WIP के लिए भी क्या बोलते हैं? आज अगर WIP बनाएंगे इतना तो कितने का पड़ेगा। हम तो पहले से ही बना रखे हैं, लेकिन वही आज बनाएंगे तो कितने का पड़ेगा। ठीक है, वो होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और उसी को एनआरवी बोल देते हैं। अब आप हमको सबकी वैल्यू बताएंगे, कितने पे वैल्यू करेंगे? फिनिश गुड्स को वैल्यू बताइए किस पे करें? बोलो 80। WIP को वैल्यू किस पे करें? एनआरवी पे कर डालें? पक्का? रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू कर डालें? 10 रुपए। हुआ क्या हम बता दें, फिनिश गुड्स को वैल्यू किया कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर 80 पे, और जब फिनिश गुड्स एनआरवी पे वैल्यू होती है ना, तो पता है रॉ मटेरियल WIP भी किस पे वैल्यू होते हैं? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे। ठीक है, अब आइए जरा सा फिर से आंसर करना होगा आपको। अगर ये 180 होता तब आंसर कीजिए। फिनिश गुड्स किस पे? 100। WIP किस पे? WIP किस पे?
60 या 50? 60 पे ही। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हो गया ना तो बाकी सब कॉस्ट पे ही वैल्यू होंगे। रॉ मटेरियल किस पे? 10 रुपया। बस हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये दो एग्जांपल अगर करने आ रहा है तो हम दोनों सिचुएशन समझ चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 100 रुपया और एनआरवी है इसकी 90 रुपया, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 10 रुपया और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता है कितनी है? 9 रुपया। फिनिश गुड्स कितने पे वैल्यू होगा? 90 रुपया। रॉ मटेरियल 9 रुपया। ठीक है, अब बस एक चेंज करने वाले, ये 90 की जगह एनआरवी 190 है। अब बोलिए, फिनिश गुड्स कितने पे? 100। रॉ मटेरियल 9 के 10, 9 10 10 कितना? 10। ध्यान दीजिए, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हो गया तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू होना ही है 10 रुपया। ठीक, अब जब हम इतना कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हम आराम से कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करनी है। तो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पहले करिएगा, देखिएगा कॉस्ट ऑफ एनआरवी विचएवर इज लोअर पे वैल्यू कर दीजिएगा। और अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हो गया तो रॉ मटेरियल किस पे होगा? कॉस्ट पे होना ही है। और अगर वो कॉस्ट ऑफ एनआरवी विचएवर इज लोअर पे हो गया तो रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू कर देना? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विचएवर इज लोअर। आइए एक बार, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और देते हैं इसी में, तब मजा आएगा। फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 100 रुपया, ठीक है, और इसकी एनआरवी है 90 रुपया। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 10 रुपया और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 11 रुपया। देखें बच्चों को कितना समझ में आया। पहले फिनिश गुड्स 90, राइट। रॉ मटेरियल 10, पक्का? हाँ, श्योर। अगर एनआरवी पे वैल्यूएशन हुई है तो हम क्या देखते हैं? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विचएवर इज लोअर, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अच्छा एक बात बता देते हैं, इंटेलिजेंटली देखो तो कॉस्ट से ज्यादा पे रॉ मटेरियल वैल्यू नहीं हो सकता। कॉस्ट से ज्यादा पे कुछ भी वैल्यू नहीं होता। कॉस्ट से ज्यादा पे तो कभी कुछ वैल्यू हो ही नहीं सकता। कॉस्ट से कभी कभी चीजें कम पे वैल्यू हो जाती हैं टू रिकॉग्नाइज लॉसेस। ठीक है, कॉस्ट से ज्यादा पे तो वैल्यू का कोई चांस ही नहीं है। तो जब हम ये 10 और ये 11 बोल रहे हैं ना, तब सोचना भी नहीं था। क्या हमने फिनिश गुड्स को देखा? आपने देखा, हमने तो देखा भी नहीं। हमको ये बात पता है कि कॉस्ट से ज्यादा पे वैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकती। अगर ये 10 होता कॉस्ट और रिप्लेसमेंट 9 होता, तब देखते जल्दी से फिनिश गुड्स क्या है। क्या हम रॉ मटेरियल की वैल्यू बिना फिनिश गुड्स के भी कर सकते हैं? कर लेंगे। पता है हम कब करते हैं? हम रॉ मटेरियल की देखते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा बता रहा है तो हम रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन बता देते हैं, क्योंकि ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 4 है, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की है 1000 किलो और रॉ मटेरियल आपके पास था 1100 किलो, दोनों की कॉस्ट बता रहा है। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस किया, क्या चीज परचेज की होगी? रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स, क्या? अरे रॉ मटेरियल ही, ठीक है, हम तो मैन्युफैक्चर हैं, फिनिश गुड्स तो बनाते होंगे, क्या खरीदे होंगे? रॉ मटेरियल ही, बताने की जरूरत थोड़ी ना है। खबरदार जो किसी ने रॉ मटेरियल लिखा। अब क्या परचेसेस एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिनिश गुड्स का होने लग जाएगा क्या, कि आप लिख के बताएंगे अपने आप को? लेबर का खर्चा हुआ, उसके बाद फिर ओवरहेड के खर्चे हुए हैं, ये ओवरहेड के खर्चे फिक्स्ड है। फिर सेल हुआ है 10,000 यूनिट, क्या चीज सेल हुआ है? रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स पक्का? हाँ, सेल फिनिश गुड्स होता है और परचेज रॉ मटेरियल की होती है। लिख लो, चलो लिख लो। लेकिन अगर ये सब लिखोगे, कोई देखेगा कभी किताब, तो बताओ उसको कितना बुरा लगेगा। अब खास करके कोई और बच्चा देख लिया जो हमसे क्लासेस नहीं कर रहा है, तो कहेगा ये पढ़ाया जाता है, ये लेवल है, इतना गिर के। परचेजेस रॉ मटेरियल की होती है, ये भी बोलना पड़ता है क्या सर को? क्लोजिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल 900 है और फिनिश गुड्स 1200। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 kg ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कह रहा है 15,000 किलो था। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना था बोलो? 15,000 किलो। ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड द सेल प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स वाज 20 पर केजी। कह रहा है मार्केट में डिमांड कम हो गई है, सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स की कितनी हो गई है? 20 रुपया। ये एनआरबी हो गई फिनिश गुड्स की। एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 9.5 रुपया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 9.5 रुपया है। ये बताइए रॉ मटेरियल कितने का है, कॉस्ट कितनी है रॉ मटेरियल की? रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपया। और कोई आंसर करेगा? रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? ये देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट दिखाते हैं आपको। 10,000 किलो लिए हो 1 लाख रुपया में, तो कितने का पड़ा है रॉ मटेरियल? 10 रुपया। लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 9.5 रुपया हो गई है और फिनिश गुड्स 20 रुपया का एनआरवी है। बस निकालना क्या है कुल मिला के? फिनिश गुड्स की कॉस्ट। फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालेंगे, एनआरवी से कंपेयर करेंगे तो फिनिश गुड्स की वैल्यू पता चल गई। और अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू हो गया तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू हो जाएगा? 10 रुपया पे, कॉस्ट पे। और अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे वैल्यू हो गया होगा तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू हो जाएगा? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, यानी कि 9.5 रुपया पे। यानी सारा मुद्दा एक ही चीज पे आके टिका है, किस पे? फिनिश गुड्स की कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना हुआ है माल का? देखिए आप बता पाते हो कितना माल बनाए हैं एक्चुअल में? कितना ओपनिंग में था मटेरियल वो बता दिया, आपको परचेजेस बता दिया, सेल बता दिया, तो प्रोडक्शन कितनी आप बता सकते हो? बता तो देना चाहिए। कितना माल बनाए इस साल? 15,000 बनाए। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वाज 15,000। आपने सोचा था आप 15,000 बनाएंगे, बनाया नहीं है। बनाया कितना है वो देखिए, वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। कितना माल था, कितना बचा, तो पता चल जाएगा कितना बनाया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। देखो हम लोग प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट, कितना माल बनाए हैं। तो आप देख लीजिए क्लोजिंग में आपके पास कितना माल पड़ा है। प्रोडक्शन क्या चीज का हो रहा है? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये भी तो पूछ लें।
सेल फिनिश गुड्स का कर रहे थे, परचेज रॉ मटेरियल कर रहे थे, प्रोडक्शन किसका? फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का। किसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? क्या चीज प्रोड्यूस हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं? फिनिश गुड्स। लिख दिया। लो, क्लोजिंग में कितना था फिनिश गुड्स बताओ? क्लोजिंग में था 1200। क्लोजिंग में 1200 प्लस आपने सेल कितना किया? 10,000। इसमें से ओपनिंग लेस कर दीजिए तो उतना ही माल तो प्रोड्यूस किया होगा। सबको समझ में आ रहा है? 10,000 बेच दिए, 1200 क्लोजिंग में पड़ा है, यानी 11,200 माल। ओपनिंग में कितना पड़ा था वो घटा दीजिए, बाकी बनाए होंगे। पढ़े हो आपने लोअर क्लासेस में, बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे तो आप ऐसा पढ़े थे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस सेल्स। ऐसे आपको मैडम पढ़ाती थी और आप फॉर्मूला लगा के खटाखट निकालते थे। जैसे ही मैडम ने पढ़ाना आपको बंद किया, आपने पढ़ना भी बंद कर दिया और आप भूल गए कि ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस सेल होता है। बताओ ओपनिंग कितना? ओपनिंग कितना? 1,000। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? ये ओपनिंग क्लोजिंग सब किसका ले रहे हैं हम लोग? फिनिश गुड्स का। करिए। बोलो ये कितना है बच्चों? 10,200। अब इधर ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा था एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 केजी थी। क्या सचमुच आपकी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 थी इस प्रोसेस में? नहीं। अरे 15,000 कैसे बन सकता है? 15,000 बनने का कोई स्कोप भी है आपके पास? जरा सा देखिए, आपके पास रॉ मटेरियल कितना है ओपनिंग में? 1100, और आपने परचेजेस किया है 10,000, 11,100। इतना ही तो रॉ मटेरियल है। क्या हम 15,000 बना सकते थे? नहीं। पता है इस 15,000 की एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन का मतलब क्या है? वो कहता है कि नॉर्मली हम 15,000 बनाते हैं। हम नॉर्मली कितना बनाते हैं? 15,000। इस प्रोसेस में 15,000 माल आ जाएगा ये नहीं कहना चाहता है। ये वाली बात एक बार डिस्कस हुई थी आपसे, ये वाली बात एक बार डिस्कस हो रही थी जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां 15,000 का मतलब क्या है हम आपको समझा दें। कहना ये चाहता है कि बेसिकली जो फिक्स्ड खर्चे हैं, अगर हम 15,000 यूनिट भी बनाते ना तो भी इतना ही लगता। वो बस इतना कहना चाहता है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 का मतलब ये है कि नॉर्मली ये 15,000 बनाता है, और जब ये 15,000 यूनिट बनाता है तो वेरिएबल खर्चे तो वेरी करेंगे ही यूनिट के हिसाब से, लेकिन फिक्स्ड खर्चे इतने ही रहेंगे। समझ में आया बात सबको? वो यही कहना चाहता है कि 15,000 यूनिट पे भी मेरा खर्चा यही बैठता है। कौन सा? फिक्स्ड वाला। वेरिएबल वाला तो वेरी करेगा ही करेगा। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि जो रॉ मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, या फिर कोई वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा है, वो कितनी यूनिट का खर्चा है? जितनी यूनिट आप बनाए हो 10,200 का ही। वो आप मत कह देना कि 15,000 का खर्चा। अरे 15,000 कहां से माल आ जाएगा? सोचे भी थे क्या 15,000 आ जाएगा? नहीं। जब माल ही मशीन में हम उतना डाल रहे हैं कि माल कितना है? 10,200। 10,200 ही बनना चाहिए था कि नहीं? चेक कराएं रॉ मटेरियल से। चेक करिए रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल मेरे पास ओपनिंग में कितना था? रॉ मटेरियल 1100। कितना खरीदे? 10,000। कितना हो गया? 11,100। रॉ मटेरियल क्लोजिंग में कितना बचा लिए? 900। अगर क्लोजिंग में इतना बचा लिए तो कितना बना सकते हैं? 10,200। बच्चों रॉ मटेरियल ही 10,200 यूनिट भर का लगाए हो तो कैसे 15,000 बना लोगे? तो पता है ये जितना भी खर्चा है वो कितनी यूनिट का है? 10,200 का।
क्लियर है सबको? और देखिए ध्यान से, हमने ये बात कही भी थी कि आप मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के केस में आप अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट को तभी लीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया है, जब आपको स्पेसिफिकली बताए कि लॉस इतना % होता है। ठीक है, लॉस हुआ है यहां पे क्वेश्चन में बोल ही नहीं रहा है, और साफ साफ दिख भी रहा है कि लॉस नहीं हुआ है। हमने तो टैली से भी देख लिया ना, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, उसी से समझ में आ गया 10,200 यूनिट कंज्यूम हुई है। ठीक है, अब बिक्री के हिसाब से पता भी चल गया 10,200 यूनिट बनाए होंगे तभी इतना बेच पाए हैं, यानी लॉस तो नहीं हुआ, ये बात श्योर है। सबको समझ में आ गई बात? जो पड़ा है दिमाग पे? नहीं? मजा है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितने का पड़ा है हमको? 10 रुपया। नहीं समझ में आया कैसे पड़ा 10 रुपया? आओ, आपने कितनी यूनिट बनाई है? 10,200 यूनिट बनाई है। ठीक है, तो 10,200 यूनिट कैसे बनाई होगी? पहले तो आप ये वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम किए होगे। देखो, पहले आपने ये 1100 ये कंज्यूम किया होगा, पहले ये 1100 कंज्यूम किया होगा, फिर इसमें से कंज्यूम करने के बाद इसमें से कंज्यूम किया होगा। हम आपको समझाएं, देखिए ये 900 रॉ मटेरियल बच गया है, तो वो किस में से होगा? 10,000 में से इतना होगा, इसी जो परचेज किए माल उसमें से बचा होगा। तो बेसिकली इस 10,000 में से हमने कितना कंज्यूम किया होगा? 9,100, और ऊपर वाला ये 1100 ये कंज्यूम कर लिया होगा। यही कुल मिला के हमने कितना कंज्यूम किया है रॉ मटेरियल, बताइए? 10,200। यही तो माल बनाए हैं फिनिश गुड्स। 10,200 कैसे कंज्यूम किए बता रहे हैं। 1100 पहले का रॉ मटेरियल पड़ा था वो कंज्यूम किए हैं, और जो नया माल खरीदे थे 10,000 उसमें से 9,100 यूनिट कंज्यूम किए हैं। ठीक है ना बच्चों? अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है मेरी? रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है? थोड़ा सा आपका ये वाला 1100, वो 11,000 का था, वो 11,000 का था, इसका मतलब क्या हुआ? वो भी 10 रुपए का था। अब बाद में जो खरीदे वो भी 10 का था, तो सभी तो 10 का है, 10 रुपए लिखा है ये। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या करें? लेबर, लेबर का खर्चा कितना है? 76,500। कितनी यूनिट का है ये खर्चा? 10,200। क्या आप 15,000 बोलेंगे? सर कहेंगे सर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 थी, नॉर्मल कैपेसिटी 15,000। नहीं, ये खर्चे से 10,200 यूनिट बनेगा, ये सबको पता था। हम मटेरियल ही 10,200 यूनिट कंज्यूम करा रहे हैं, तो कहां से बना देंगे 15,000? ठीक है, अगर वेस्टेजेस हुआ होता, ध्यान दो ध्यान दो, अगर वेस्टेजेस हुआ होता 4,800 यूनिट का, तो बताइए यहां लेबर की कॉस्ट किससे डिवाइड करते? 15,000 से। वेस्टेज नहीं हुआ है 4,200 यूनिट। ठीक है, अगर हम ये कहते 15,000 यूनिट मेरी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन थी, 4,200 वेस्ट हो गया, इस वजह से 10,200 यूनिट बनी, तब हम किससे डिवाइड कर देते? 15,000 से लेबर की कॉस्ट। ठीक है, कितना हुआ ये? 7.5। फिर फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड इज 75,000 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी यूनिट्स। चलिए आइए फिक्स्ड ओवरहेड में आपको देखना होता है नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। नॉर्मल कैपेसिटी 15,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 10,200 यूनिट। अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो किससे डिवाइड करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन से। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम होती है तो किससे डिवाइड करते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी से, 15,000 से।
ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड में तो ये हमेशा लगेगा, फिक्स्ड ओवरहेड में आपको हमेशा यही चीज देखना होगा, नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। बेसिकली क्यों ऐसा है, आप कह रहे होगे कि बाकी में सर है 10 या 200 के हिसाब से लिए, इसी में क्यों 15,000? समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये बात कहना चाहता है कि अगर हम 15,000 यूनिट भी बनाएंगे तो फिक्स खर्चा ऐसा होता है जो फिक्स्ड होता है, वेरी नहीं करता। तो पता है 15,000 यूनिट भी ये लोग बनाए होते तो कितना लगता, इतना ही लगता जितना दिया है। लेकिन से आप सोच के देखिए, क्या मटेरियल और लेबर के खर्चे भी इतने ही लगते अगर 15,000 यूनिट बनता? नहीं, वो ज्यादा लगते। ठीक है ये बात। तो ये कितना हो गया, 5 रुपए टोटल, 22 रुपए 50 पैसे। ये हो गई फिनिश गुड्स की कॉस्ट। फिनिश गुड्स की एनआरवी कितनी है? फिनिश गुड्स की कॉस्ट ये है, फिनिश गुड्स की एनआरवी कितनी है? 20 रुपया। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? फिनिश गुड्स कितना बचा है बताइए? 1200, और 1200 में मल्टीप्लाई होगा 20 रुपया, 24। ठीक है। when closing is when NRV of closing stock is below cost, अगर एनआरवी क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट के बिलो होता है तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होती है? रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट, बोलिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे वैल्यू हुआ था, फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू होता, तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे होता। लेकिन अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, यानी कि एनआरवी पे वैल्यू हो गया, ठीक है, व्हेन एनआरवी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज बिलो कॉस्ट, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? कितनी यूनिट है रॉ मटेरियल? 900। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, और रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? हाँ, 9 रुपए 50 पैसे पर यूनिट। वैल्यूएशन किस पे होगा? लोअर पे, 9 रुपए 50 पैसे पे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा था? फिनिश गुड्स था ऊपर, ये ऊपर वाला फिनिश गुड्स था, वो हमने मेंशन कर दिया, दिस वन। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक है 900 यूनिट इंटू 9 रुपए 50 पैसे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दोनों जोड़ दीजिए, 24,000 रुपए फिनिश गुड्स की वैल्यू, 8,550 रॉ मटेरियल का, 32,550। हर स्टैंडर्ड का आखिरी पॉइंट होता है डिस्क्लोजर, कि ये स्टैंडर्ड क्या कुछ डिस्क्लोजर भी रिक्वायर करता है। मतलब क्या ये स्टैंडर्ड
कुछ चाहता है कि नोट्स टू अकाउंट में भी लिखा जाए, तो इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, ये चाहता है कुछ बातें नोट्स टू अकाउंट में लिखी जाए। क्या क्या चाहता है ये स्टैंडर्ड? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज, कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी? कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower। तो वैल्यूएशन किस पे हुई है, कॉस्ट पे हुई है कि एनआरवी पे हुई है? ऐसे समझिए, देखिए पीएल और बैलेंस शीट देख के कोई आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जान पाएगा? क्या बैलेंस शीट में या पीएल में लिख देते हो, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो एनआरवी है ये कॉस्ट है? नहीं, हम तो कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower जो होता है वो वैल्यू ले जाके बैलेंस शीट में और पीएल में रख देते हैं। तो मेरी पीएल और बैलेंस शीट को देख के कोई कैसे समझेगा कि वो कॉस्ट है कि एनआरवी है? तो नोट्स टू अकाउंट में ये बात लिखनी होगी, ये AS2 कहता है, ठीक है। डिस्क्लोजर करना चाहिए, ये कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? AS1 कहता है, ठीक है। अब कौन कौन से डिस्क्लोजर करने चाहिए वो हर स्टैंडर्ड बताता है, मेरा डिस्क्लोजर कुछ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। AS1 कहता है सभी मटेरियल बातों का डिस्क्लोजर होना चाहिए, जरूरी है। तो AS2 के रेफरेंस में भी एक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट पे की है कि एनआरवी पे। एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला यूज, अगर कॉस्ट फॉर्मूला को यूज किया तो वो भी बताओ, मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, फीफो, वेटेड एवरेज और रिटेल मेथड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, क्या यूज कियो बताइए। The total carrying amount of inventories together with classification appropriate to the enterprise, कहता है टोटल कैरिंग अमाउंट बताइए। कब कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट, ठीक है। कहता है आप जो अमाउंट कैरी होके आ रहा था, यानी कॉस्ट ही तो बेसिकली कैरी होके आता है, आखिरी दिन हम एनआरवी उसकी कैलकुलेट करते हैं और दोनों में से लोअर पे रख देते हैं। जो साल भर से वैल्यू चली आ रही थी इन्वेंट्री की वो क्या थी? कॉस्ट ही तो थी। कहता है कि अगर आपने एनआरवी पे वैल्यूएशन कर दिया तो ऊपर बैलेंस शीट पीएल में तो एनआरवी लिखी हुई है, नीचे आपने नोट्स टू अकाउंट में बता दिया कि ये एनआरवी है। पब्लिक जानना चाहती है कि उसकी कॉस्ट क्या थी, आपकी हालत कितनी गंभीर है, ये लोग जानना चाहते हैं। आपकी कंपनी के शेयर होल्डर ये बात जानना चाहते हैं कि आपने स्टॉक को दिखाया है 2 करोड़ रुपए का, वो एनआरवी है, लेकिन आपकी हालत कितनी गंभीर है ये भी तो पता चले, वो कितने का माल था। तो शेयर होल्डर जानना चाहते हैं वो 3 करोड़ का माल था कि 5 करोड़ रुपए का माल था, तो कहता है कैरिंग कॉस्ट भी लिखिए। समझ में आई बात? तो जरा ये बताइए, अगर हमने एनआरवी पे वैल्यूएशन किया है तो हम नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे? पहले तो हम लिखेंगे कि एनआरवी पे वैल्यू की है, फिर क्या लिखेंगे? कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला लगाएं, और क्या लिखेंगे? कॉस्ट पे इसकी वैल्यू इतनी होती है, इस माल की कॉस्ट इतनी है। Information about the carrying amount held in different classification of inventories and the extent of the changes in these assets is useful for financial statement user. Common classification of inventories are, इन्वेंट्री की जब आप कॉस्ट और एनआरवी बताएंगे, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है, उसी में से एक फिगर तो उठा के ऊपर लिखे हैं, ठीक है, तो नीचे जब नोट्स टू अकाउंट में आप ये फिगर बताएंगे तो आप क्लासिफाई करके बताइए। रॉ मटेरियल का अलग, डब्ल्यूआईपी का अलग, फिनिश गुड्स का अलग, स्टॉक इन ट्रेड का अलग, स्टोर इन स्पेस का अलग, लूज टूल्स का अदर को अलग, ठीक है, सब क्लासिफाई करते हुए इन्वेंट्री की ऐसी क्लासिफिकेशन कीजिए और फिर आप कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर वाली कंप्यूटेशन करके दिखाइए, ठीक है। ठीक है, विल स्टॉप हियर।